क्या प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने उन स्टेटमेंट्स में, अपने स्टेटमेंट्स में उन सेक्शंस का जिक्र किया है जिसके लिए जज साहब ने चार्ज फ्रेम किया ही नहीं है? आज हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे मामले जो प्रिजुडिस करते हैं, यानी हम लोग उन एग्जांपल्स को देखेंगे जहां पर कि प्रिजुडिस हुआ और प्रिजुडिस होने की वजह से ट्रायल विटिएट करता है। देखिए, थोड़े आराम से समझना, और ये चूंकि विटिएट करेगा, चूंकि ये प्रिजुडिस करेगा, तो कैसे, क्यों और किस कंडीशन में प्रिजुडिस करेगा उस पार्ट को अपने को समझना है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखिए, थोड़ा आप लोगों को शांति से लिखना है, क्योंकि ये मैं अगर पीडीएफ में दे दूंगा तो कुछ मतलब नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेडिंग डाल दें। आज का जो हम लोग का टॉपिक है अभी का, इस पार्ट का, इसमें हम लोग बात करेंगे केसेस ऑफ प्रिजुडिस, यानी जहां पर मजिस्ट्रेट साहब ने चार्ज तो फ्रेम किया, लेकिन चार्ज फ्रेम करने के बाद वहां पर जो है प्रिजुडिस का इशू आ गया। तो अगर प्रिजुडिस होता है तो देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको पहले शेयर कर रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल मैं मेरे घर से नहीं कोट कर रहा हूँ, मेरे मन से भी नहीं कोट कर रहा हूँ। ये एक बकायदा जजमेंट है, रूलिंग है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नोट करने की, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ये हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है और 1955 का डिसाइडेड मैटर, 1955, तो जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ले सकते हो। देखिए, लिख लेना पहला एग्जाम्पल। ठीक है, ए नंबर ऑफ, आप लोग समझिए कि एक तरीके का डिक्टेशन है, आप उसको नोट कर रहे हैं, बस स्क्रीन पर देखने की कोशिश कम से कम कीजिए, सुन के नोट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जहां दिक्कत हो वहां स्क्रीन देखिए। ए नंबर ऑफ अक्यूज्ड वर चार्ज्ड, ए नंबर ऑफ अक्यूज्ड वर चार्ज्ड अंडर सेक्शन 307 ऑब्लिक 149 IPC and section 302 oblique 149 IPC. Now, they were acquitted. So there was an acquittal. They were acquitted under section 149 IPC. क्यों भाई? बोले as it was found that there was there was no common object. There was no common object to kill. There was no common object to kill. But यहाँ पर colon. But the evidence disclosed that the appellant had himself killed one man. Okay. Had himself killed one man by his shot. And attempted to kill another. Full stop. Accordingly, he was, यानी अपीलांट was, ही का मतलब अपीलांट, so appellant was convicted under section, appellant was convicted under section 302 and 307 of the IPC. 302 and 307 IPC. Though not individually charged. Not individually charged with those offenses.
अब यहां पर मामला फिनिश। नाउ वी हैव टू डिसाइड whether there is a matter of prejudice or there is no matter of prejudice। हमें इस बात को यहाँ पर डिसाइड करना है कि क्या यहाँ पर कोई मैटर है जो प्रिजुडिस का बनता है या नहीं बनता है। यानी मजिस्ट्रेट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, तो अब कोर्ट, जो भी कोर्ट है, मजिस्ट्रेट है, सेशंस कोर्ट है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, यानी सीधा कहते हैं कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया, तो क्या कोर्ट के द्वारा जो चार्ज फ्रेम किया गया उससे अक्यूज्ड के साथ प्रिजुडिस हुआ या नहीं हुआ, ये हमें समझना है। ठीक है, सो ट्राई टू फाइंड आउट हुआ कि नहीं हुआ। चलिए मैं एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको शेयर कर दे रहा हूं। मैटर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ अक्यूज्ड है, यानी मोर देन 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कितने नंबर थे। सो नंबर ऑफ अक्यूज्ड वर चार्ज अंडर सेक्शन 307/149। सो 307 149 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसको हम लोग हाफ मर्डर बोलते हैं कॉमन भाषा में, 307 आईपीसी एंड सेक्शन 302 आईपीसी। लेकिन क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो अक्यूज्ड पर्सन हैं दे वर अक्यूटेड अंडर सेक्शन 149। इसका मतलब ये है कि 149 खत्म हो रहा है, यानी कि 149 में अक्विटल हो रहा है। अक्विटल 149 आईपीसी में होने का मतलब बड़ा क्लियर है कि देयर वाज नो अनलॉफुल असेंबली, यानी लोग मास पीपल नहीं था, यानी कि 10, 5, 15, 20 जो लोग नंबर बताए गए थे वो नहीं थे, और अगर भी थे भी तो उनका कोई कॉमन ऑब्जेक्ट किसी को मारने का नहीं था। ठीक है, सो ये यहाँ पर मतलब निकल रहा है। सो दे वर एक्विटेड अंडर सेक्शन 149 आईपीसी। क्यों? एज इट वाज फाउंड दैट देयर वाज नो कॉमन ऑब्जेक्ट, क्योंकि वहां पर कॉमन ऑब्जेक्ट मिसिंग था। नाउ एक और बात इंटरेस्टिंग पता चलती है, बट एविडेंस डिस्क्लोज्ड दैट एविडेंस से क्या पता चलता है, एविडेंस डिस्क्लोज दैट द अपीलेंट हैड हिमसेल्फ, यानी जो अपीलेंट था इस केस के अंदर, अगर मैं इस केस का नाम आपको शेयर कर दूं तो इस केस का नाम है सूरज पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जिनको लिखने की इच्छा है लिख सकते हैं, सूरज पाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसका कंप्लीट साइटेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 1955 वॉल्यूम 1 SCR 1332। AIR में अगर आप इसको ढूंढेंगे तो मिलेगा AIR 1956 में मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट 857। ओके, नाउ अब आइए थोड़ा सा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके पार्ट पर देखिए। तो यहाँ पर मामला क्या है, सूरजपाल। तो यहाँ पर अपीलांट कौन था, सूरजपाल। सो बट द एविडेंस डिस्क्लोज्ड दैट द अपीलांट हैड हिमसेल्फ, यानी अकेले सूरजपाल ने क्या किया, हिमसेल्फ किल्ड वन मैन, एक आदमी को मारा, बाय हिज शॉट एंड अटेम्प्ट लिया। देखिए यहाँ पर एक वर्ड पकड़ना, अटेम्प्टेड टू किल अनदर। तो एक को तो मार दिया इसलिए सेक्शन 302 लग गया 302, और यहाँ पर अटेम्प्ट लिया दूसरे को मारने का इसलिए लगा सेक्शन 307। ओके, नाउ अकॉर्डिंगली द अपीलांट वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 307 आईपीसी, दो नॉट इंडिविजुअली, लेकिन इंडिविजुअली इसको नहीं किया गया कन्विक्शन इसका इंडिविजुअली नहीं हुआ, इंडिविजुअली चार्ज नहीं किया गया विथ दोज ऑफेंसेस। अब यहाँ पर सीन बनता है, अभी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो अगर आप इस फैक्ट को ध्यान से एनालाइज कीजिए, 302, 307 एक पर्सन सूरजपाल। ओके, 302, 307 एक पर्सन सूरजपाल। अब यहां पर प्रिजुडिस कैसे होता है, अगर मैं कहता हूं कि प्रिजुडिस होता है या कहता हूं कि प्रिजुडिस नहीं होता है, तो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। अब चार्ज के कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं। चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज? बहुत सिंपल कहता है कि भाई जिस मामले का अपराध किया है वो सेक्शन लिख देना है, उसका पूरा कंटेंट लिख देना है। अब यहाँ पर दो चीजें आपने पकड़नी है, दो चीजें आपने कैच कर लेना है। क्या क्या करना है, पहली बात तो देखिए यहाँ पर 302 था, 302, 307 और साथ में था 149। तो 149 मिसिंग है, खत्म हो गया, 302 और 307 बच रहा है। लास्ट लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, अपीलांट वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302, 307 आईपीसी, दो यद्यपि नॉट इंडिविजुअली चार्ज। इसको इंडिविजुअली चार्ज नहीं किया गया, मतलब 302 के लिए अलग से,
307 के लिए अलग से इसको चार्ज नहीं किया गया, इसको 149 के साथ ही चार्ज कर दिया गया। गॉट इट और नॉट? बात को समझना, नहीं समझेंगे तो सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, 302 307 दो यद्यपि नॉट इंडिविजुअली चार्ज, उसको इंडिविजुअली यानी एक एक करके अलग अलग करके उसको चार्ज नहीं किया गया सूरजपाल को, विथ दोज ऑफेंसेज। यहाँ पर चार्ज किसके लिए कर रहे हैं? ऑफेंसेज के लिए। तो यहाँ पर ये मैटर जब कोर्ट में गया, चूंकि इसको क्या किया गया, अलग अलग सेक्शन में चार्ज नहीं किया गया इसको, सॉरी दो नॉट इंडिविजुअली चार्ज, अलग अलग सेक्शन में इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअली चार्ज नहीं किया गया, इसको मिला के चार्ज किया गया। मतलब समझिए 302 बटा 149, 307 बटा 149 ऐसे किया गया। इसका मतलब ये ग्रुप में आ रहा है, ये ग्रुप में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि ये ग्रुप खत्म हो गया तो चार्ज भी तो खत्म हो जाना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप खत्म है तो चार्ज खत्म हो जाना चाहिए। इसका ये डिमांड था इन द ईयर ऑफ 1955। ठीक है, अभी क्या था वो छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ समझिए कैसे। इसका कहना था कि मेरे को इंडिविजुअल लेवल पर चार्ज नहीं किया गया। अगर आप इंडिविजुअल, अगर मेरे ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर अगर 302 लगा दिए होते, मेरे ऊपर सिर्फ 307 लगा होता, वैसे मामले में सूरजपाल को समझ में आ सकता था कि ठीक है वो चार्ज जो फ्रेम किया गया, चार्ज फ्रेम करने के बाद अगर 302 307 के बाद 307 में कन्विक्शन किया गया, दैट इज ओके। बट यहां पर मेरे को इंडिविजुअली तो चार्ज किया नहीं गया, मैं तो भीड़ का हिस्सा था, मैं तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, मुझे तो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बना करके प्रेजेंट किया गया और अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन लगा करके मेरे को चार्ज किया गया 149। जब 149 ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो फिर बाकी के सेक्शन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन, यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे? ऑब्जेक्ट की। इसका मतलब ये था कि कॉमन ऑब्जेक्ट था भीड़ का, नंबर ऑफ पीपल, यानी अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट था किसी पर्सन को मृत्यु कारित करना, किसी को मार देना। तो मेरा तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं, मेरा तो इंटेंशन, सॉरी ऑब्जेक्ट था ही नहीं। तो जब था ही नहीं तो फिर मेरे को 302 307 के लिए आप कैसे करोगे? सो नाउ इसी पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिख लीजिए पहले, इसी में आगे हेल्ड क्या हुआ वो लिखिए। ये सब एक ही केस का है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, ठीक है, आराम से लिख लेना क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। हेल्ड दैट, हेल्ड दैट in the facts, in the facts of the case, in the facts of the case, the appellant, the appellant had been, the appellant had been prejudice। क्या लिखा? the appellant had been prejudiced, appellant को prejudice हो गया, appellant prejudice हो गया। the appellant had been prejudiced, appellant prejudice हो चुका है। कैसे? for omission, for omission to frame an individual, an individual charge, individual charge under sections, under sections 302 307 अगेंस्ट हिम। इसका लॉजिक और रीजन दोनों दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुनिए ध्यान से और समझने की कोशिश करना। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई अपीलांट जो है उसके साथ प्रिजुडिस हो गया, उसके साथ पक्षपात कर दिया आपने चार्ज फ्रेम करते वक्त। तो क्या होता है, जनरल चार्ज हम लोग फ्रेम कर देते हैं। अब इतनी टेक्निकलिटी है, छोटी छोटी बातों का टेक्निकल पॉइंट निकल गया। So for omission to frame an individual charge under section 302 307 against the accused, against the convicted person, या against him कर दीजिए सीधा, against him। क्यों भाई, कैसे हो गया ये प्रिजुडिस, कैसे हुआ? because when the relevant, when the relevant prosecution, when the relevant prosecution witnesses were examined, देखिए, when the relevant prosecution witnesses were examined, मैं भी बताऊंगा इसको, it was not made clear
इट वाज नॉट मेड क्लियर टू हिम दैट he was he was he was being sought to be made liable। किस बात के लिए? इंडिविजुअली, उसी अपराध के लिए इंडिविजुअली। ये पीडीएफ अगर दे दूं तो आप पीडीएफ पढ़ते रहेंगे, सर दुखता रहेगा। बेटर है आप समझ लीजिए, हेडेक नहीं लेना है। नाउ so that he could not properly direct his cross examination of such witnesses। अब देखिए क्या जबरदस्त, इंटरेस्टिंग, जानदार, शानदार, जो कहना है कहिए, सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट निकाला। ये अक्सर आपको कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। मैं ये मिलेगा बहुत कम केसेज में आपको। मैं मान के कह सकता हूं कि कम से कम 2 to 3% केसेज में ही मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। वरना सब ऊपर से थ्योरी पता चल जाएगा आपको कि चार्ज होता है, चार्ज में साइन होता है, सिग्नेचर होता है, सील होता है, दिस होता है, दैट होता है, बस चार्ज फ्रेम कर लीजिए। लेकिन कब चार्ज विटिएट कर देगा, कब नहीं करेगा, ये चीज समझिए। पूरा ट्रायल उड़ जाएगा उसकी वजह से। क्योंकि हम लोग रट तो लेते हैं, ये रटने वाली बात हो गई कि प्रेजुडिस होता है या नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं कैसे प्रेजुडिस होता है। सुनना ध्यान से। पहला लॉजिक, पहला रीजन, ठीक है, पेशेंस के साथ सुनिएगा और एंजॉय करिएगा। देखिए, इन द फैक्ट्स ऑफ द केस द अपीलांट हैड बीन प्रेजुडिस। पहले ही कह दिया कि अपीलांट प्रेजुडिस हुआ। क्यों हुआ? बोलते हैं फॉर ओमिशन टू फ्रेम एन इंडिविजुअल चार्ज। क्यों हो रहा है? ओमिशन का मतलब वो ओमिट कर देना, यानी छोड़ देना, एक तरीके से त्याग देना। तो भैया त्याग दिया मतलब नहीं किया। क्या नहीं किया? फ्रेम एन इंडिविजुअल चार्ज अंडर सेक्शन सो एंड सो। यानी इन सेक्शंस के अंदर, यानी रिलेवेंट सेक्शंस के अंदर अक्यूज्ड यानी अपीलांट के खिलाफ इंडिविजुअल चार्ज फ्रेम नहीं किया गया। यानी इंडिविजुअल लेवल पर आप 302 149, 307 149, तो आप अपीलांट को क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर मेकिंग अपीलांट, अपीलांट को आप भीड़ का हिस्सा बता रहे हो, और भीड़ वाला सेक्शन तो गायब, भीड़ का सेक्शन तो गायब, 149 तो गायब हो गया। तो जब आप भीड़ का हिस्सा बना रहे हो, भीड़ का सेक्शन गायब, 149 गायब, अनलॉफुल असेंबली का सेक्शन ही गायब, तो फिर अपीलांट अकेला क्यों फंसे? भीड़ में तो कोई भी मार सकता है ना, सिर्फ अपीलांट ही कैसे मार दिए? प्रैक्टिकल में सोचिए, अगर भीड़ है, 10 लोगों का ग्रुप है, समुदाय है, अनलॉफुल असेंबली है, तो मैंने ही मारा ये कैसे साबित होगा? भीड़ ने मारा ना भाई, सबका कॉमन ऑब्जेक्ट है, तो मैं ही कैसे फंस रहा हूं? उसका जवाब सुनिए, क्या बोलते हैं। व्हेन द रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, ये तो है बेचारा अक्यूज्ड सूरजपाल। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? जो रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेज है, यानी प्रोसिक्यूशन अपने गवाह लेके आया था। जब प्रोसिक्यूशन के गवाहों का एग्जामिनेशन कोर्ट में हुआ, इट वाज नॉट मेड क्लियर टू हिम, किसके लिए? अक्यूज्ड के लिए कह रहा है, यानी कि सो कॉल्ड अपीलांट के लिए कह रहा है। जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के गवाह यानी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस कोर्ट में आए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, उनका एग्जामिनेशन हुआ, इट वाज नॉट मेड क्लियर टू हिम, ये अपीलांट के लिए क्लियर नहीं किया गया दैट ही वाज बीइंग सॉट टू बी मेड लाइबल इंडिविजुअली। ध्यान से सुनिए, कितनी बड़ी बात हो गई। मतलब जब गवाही गुजर रही थी, जब गवाहों ने आके अपने स्टेटमेंट दिए थे, जब गवाहों का एग्जामिनेशन हो रहा था, एट दैट टाइम ये बात क्लियर नहीं हुई कि भाई उस बंदे को हम इंडिविजुअली टारगेट कर रहे हैं। यानी किसी भी गवाह ने नहीं कहा कि नहीं जी यही वो बंदा है जिसने कि सामने से बंदे को मारा, यानी जिसकी मृत्यु हुई उसको मारने के लिए सिर्फ यही गया था। ये किसी गवाह ने नहीं कहा। आप लाइन को पढ़िए जरा ध्यान से, 1 बार 2 बार 3 बार क्लियर कर लेना, और ये जरा दिमाग में फिक्स करने की कोशिश कीजिए कि कब आपके द्वारा बनाया गया चार्ज कब विटिएट कर देगा ट्रायल को, कब प्रिजुडिस कर देगा अक्यूज्ड पर्सन को।
कब विटिएट करेगा ट्रायल को, कब प्रिजुडिस करेगा अपीलांट को। तो क्या बोल रहे हैं, व्हेन द रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस वर एग्जामिन्ड इट वाज नॉट मेड क्लियर। जिस समय गवाहों की बयान दर्ज किए जा रहे थे उस समय अक्यूज्ड पर्सन को, सो कॉल्ड अपीलांट पर्सन को इस बात के लिए क्लियरली नहीं इंडिकेशन दिया गया, उसको नहीं बताया गया कि भाई हम जो गवाह है वो तुमको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है, इंडिविजुअली टारगेट कर रहा है ऐसा, या नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पर किया नहीं। सो ही वाज बीइंग सॉट टू बी मेड लाइबल इंडिविजुअली, ये तो बताया नहीं। अगर इसको बता दिया जाता, यानी अगर अपीलांट को इस बात की जानकारी हो जाती तो फिर ये भी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन उसी लेवल से करता, अपीलांट भी उस गवाह का, उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन उसी तरीके से कर दिया होता, यानी अक्यूज के एडवोकेट को मौका मिलता, उसको करता एग्जाम। तो यहां पर क्या बोला, clear last line, it was not made clear to him that he was being sought to be made liable individually so that he could not properly, could not मतलब कर सका past tense में, यानी वो नहीं कर पाया, नहीं कर सका, कर सकता था, so he could not, so that he could not properly direct his cross examination of such witnesses। तो भाई इसका मौका तो खत्म कर दिया ना, इसका तो क्रॉस एग्जामिनेशन करने का राइट होता है, आपने तो पूरा इसका राइट ही छीन लिया। क्या पता जिन गवाहों को प्रोसिक्यूशन कोर्ट में लेकर के आया था उन गवाहों के स्टेटमेंट के आधार पर जो इसको कन्विक्शन हो गया 302 307 के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर, और इंडिविजुअल पर तो चार्ज बना नहीं, 149 के सपोर्ट से इसका चार्ज बना। अगर इसको पता होता तो उन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेता, शायद वो गवाह कुछ मुकर जाते या कुछ होस्टाइल होते या कुछ भी कहानी अलग होती। तो जब ये कांड हुई नहीं, ये बात हुई नहीं, जब ये घटना हुई नहीं, तो उसके लिए सिर्फ इसी अपीलांट को दोषी देना सही नहीं है, व्हेन देयर इज एन ओमिशन इन फ्रेमिंग द चार्ज। अभी मेरे को आराम से बताओ किसको क्या इस एग्जाम्पल में समझ में नहीं आया, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप समझिए कि आप बहुत हट के बंदे हैं, इस चीज को समझ लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी से एग्जाम्पल पूछ दो प्रिजुडिस होने का, आपको 90% लोग नहीं बताएंगे। आप खुद समझदार हैं, आपको खुद समझना है कि कैसे प्रिजुडिस होता है। जो इसका जो प्योर हार्डकोर टेक्निकल पार्ट है जो आपको जानना चाहिए थ्योरी के अलावे, थ्योरी तो बेयर एक्ट में लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ, उसको छोड़िए। ओके, चलिए तो अब आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल मैं आप लोग को शेयर करता हूं, देखिए अब उसको भी थोड़ा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर आ जाइए, मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं। सी नाउ ये भी एक केस है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो मैं आपको दे रहा हूं, ये केस है नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बड़ा फेमस केस है, ठीक है, आपको मिलेगा। नानक चंद या चांद जो भी होगा, चंद ही पढ़ते हैं हिंदी में शायद, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कंप्लीट इसका अगर साइटेशन आप लेते हो तो 1955 वॉल्यूम 1 SCA 272। नाउ आगे चलिए, देखिए कहानी क्या है। इसकी कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देरवाज लिख लेना आराम से। ए चार्ज अंडर सेक्शन 302/149, इसमें कहते हैं कैन नॉट बी चेंज्ड टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड, टू कन्विक्ट the accused under section 302/34 IPC। क्यों भाई? Because the ingredients
because the ingredients of joint liability under sections 149 and section 34 are different। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात करें तो सेक्शन 34 में ज्वाइंट लाइबिलिटी अलग। अब ये मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने आईपीसी पढ़ रखी है, अभी आपको ध्यान में होगा 149 और 34 दोनों के दोनों, ठीक है। सो नाउ आर डिफरेंट एंड बिकॉज द चार्ज अंडर सेक्शन 149 gave no notice to the accused that he would be liable for the murder. He would be liable for the murder individually। और यहां पर कोई नोटिस नहीं होता है, जो बात ऊपर बताई वही बात ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इंडिविजुअली he could not either be convicted under section 302 IPC। बहुत क्लियर है। नाउ अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है पहले समझिए। इसमें क्या कहानी थी, चार्ज हुआ 302, 149, 302, 149 और उसको चेंज कर दिया गया 302, 34 में। अक्सर हम लोग सुनते हैं, आज के डेट में हम लोग खूब करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन ये फैक्ट है, इस बात को समझना चाहिए। 149 और 34 ये दो अलग अलग सेक्शंस हैं। इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस ये अलग अलग हैं। इनका इसेंशियल एलिमेंट जो है बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों एक तरीके से लाइबिलिटी की बात करते हैं, ग्रुप लाइबिलिटी, ज्वाइंट लाइबिलिटी, लेकिन दोनों में जो ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है वो अलग कहानी की होती है, अलग लेवल की होती है। नेक्स्ट लेवल की ही इनके अंदर जो है ज्वाइंट लाइबिलिटी होती है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, कोई मूवी आई थी, नाम मुझे याद नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की मूवी थी, कुछ नए एक्टर्स भी थे उसमें, तो वो बैंक रॉबरी करते हैं अंधे लोगों की मदद से शायद। अब देखिए, अगर कोई बैंक रॉबरी का केस होता है, बैंक रॉबरी का मामला बनता है, तो बैंक रॉबर किसको कहेंगे? कौन है बैंक रॉबर? जो मैनेजर के सामने पिस्टल सटा दे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, और दूसरा बंदा जाकर के चाबी मांगता है उससे, मैनेजर से, बैंक मैनेजर से, भाई चाबी दो लॉकर का, और तीसरा बंदा जाकर के क्या कर, दूसरा बंदा जाकर ताला खोलता है चाबी से, और तीसरा बंदा जाकर के सारे पैसे गहने जो वटेवर इट में भी वो सब चीजें निकाल करके अपने बैग पर्स में रखता है। चौथा बंदा बाहर गाड़ी लेकर के खड़ा है, बैठा हुआ है गाड़ी पर, कि जैसे आएगा गाड़ी लेके भाग जाना है। तो कौन है यहाँ पर बैंक रॉबर? असली बैंक लूटने वाला पर्सन कौन है? लुटेरा किसको कहेंगे? जिसने जाकर के बैंक में से जो पैसे थे उठा करके बोरे में डाला, बैग में डाला, उसको बोलेंगे, या ये चारों के चारों बैंक लुटेरे हैं? यहां पर 34 का एप्लीकेशन है, इंडियन पिनल कोड 34 का एप्लीकेशन है, ज्वाइंट लाइबिलिटी है और चारों मिल के काम कर रहे हैं। भले चारों का रोल बड़ा छोटा छोटा है, एक का रोल बस इतना है, उसके लिए काम बहुत छोटा है, वो इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, 7 फीट की हाइट है, चलो भाई मैनेजर को बाकी लोगों को संभाल लेगा। एक आदमी का छोटा सा रोल है, बस मैनेजर से चाबी लिया, एक बंदे का दूसरा का छोटा सा रोल है, जाके ताला खोल दिया। लेकिन वो क्या करे, मैं ताला ना खोलता तो तुम पैसे कैसे निकालते? बहुत बार सुनते हो ना, एटीएम मशीन ही उठा के लेके चोर चले जाते हैं। अब जो एटीएम मशीन खोलना जानेगा वही तो कर सकता है ना, कि कुछ काम पैसे निकाल सकता है। अगर
चोरों के जो लुटेरों का जो ग्रुप है वो कहे कि भाई इसने काम ही क्या किया है, असली काम तो हम लोगों ने किया, पूरा मशीन उठा के ले आए। नहीं, हर एक का इंडिविजुअल का अपना अपना रोल है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो। कोई ड्राइव करने में बहुत एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, तो वो गाड़ी ड्राइव कर सकता है। कोई बैठ के सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे सिस्टम का, शहर का जो सिस्टम है सिग्नल का, वो खराब कर रहा है। तो ये जितने लोग हैं, जितने लोगों के कंट्रीब्यूशन से बैंक रॉबरी हुई या हो सकती या सफल हुई, सक्सेसफुली बैंक रॉबरी हो गई, वो सारे के सारे। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट में कहता है अनलॉफुल असेंबली का इसेंशियल एलिमेंट कहता है कि अगर 5 लोग कम से कम चाहिए, देयर आर 5 पर्सन्स, तो 5 पर्सन्स का रिक्वायरमेंट होता है। अनलॉफुल असेंबली का जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तब 141 में है। तो जब 5 लोगों का अगर ग्रुप चाहिए ही चाहिए, तो जरूरी थोड़े है कि पांचों का मतलब वही होगा, वही काम करने के। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सीधा सा एग्जाम्पल देते हैं। मतलब अगर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए कि 10 फ्लैट्स हैं, एक अपार्टमेंट है उसके अंदर 10 फ्लैट हैं, और पूरे हर एक फ्लैट का जितना भी बच्चा है, यानी 10 फ्लैट है तो मान लीजिए 10 बच्चे, 10 किड्स या 10 बच्चे जो कि 8th 9th में पढ़ते हैं, ठीक है, 8th 9th में पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये 10 बच्चे जो हैं 8th 9th में पढ़ने वाले, ये ठीक घर से 9:30 बजे निकलते हैं कि 10 बजे स्कूल करेंगे। अब इसमें से जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे स्कूल जाए ही जाए, जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चे का इंटेंशन जाके पढ़ने का ही हो। कुछ बच्चे जाकर के गर्लफ्रेंड के पास बैठ जाएंगे, कुछ बच्चे क्लास बंक करके जाके सीधा थिएटर में घुस जाएंगे, कुछ बच्चे मॉल में जाकर के घूम के मस्तियां करेंगे, कुछ बच्चे जाके वीडियो गेम खेलेंगे, कुछ बिजनेस बिजनेस करने चले जाएंगे। तो निकले तो सब एक ही साथ, लेकिन सबका अलग अलग मोटिव हो सकता है, सबका अलग अलग काम करने का तरीका हो सकता है, वो अलग अलग काम के लिए, लेकिन सब एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं और वहां पर वो अलग अलग काम कर सकते हैं। इवन दो अगर स्कूल भी गए, अगर सब 10 के 10 स्कूल पहुंच भी गए, तो कोई बैठ के पढ़ रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होगा, कोई वहां से भागने की प्लानिंग कर रहा होगा, कोई गालियां दे रहा, कुछ ना कुछ अलग कर रहा होगा। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यहाँ पर क्या हो गया, एक कॉमन ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट बस इतना था कि मेरे को सो एंड सो प्लेस पर जाना है, उसके बाद सबका रास्ता अलग अलग है, लेकिन कॉमन इंटेंशन में क्या है, रास्ता भी एक है, काम भी एक है, मकसद भी एक है, यानी टिल फाइनल डेस्टिनेशन, जब तक वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक सब एक ही काम करेंगे। यहां पर जरूरी नहीं कि सब लोग एक ही काम करेंगे। तो मतलब क्या निकल के आया, अभी इस बात को यहां पर डिस्कस करने का रीजन क्या था, रीजन बस इतना शो करना था कि 149 34 आईपीसी का इसेंशियल एलिमेंट अलग है। तो जब तक हमारे पास एविडेंस यानी गवाह ऐसा न स्टेटमेंट दे दे, ऐसा बयान न दर्ज करवा ले, या उस गवाह की क्रेडिबिलिटी इतनी पक्की ना हो जिससे ये बात साबित होता है कि कोई एक्स नाम का पर्सन, कोई वाई नाम का पर्सन, यानी इंडिविजुअली किसी एक पर्सन ने ही अपराध किया है, तब तक हम सेक्शन का अल्टरेशन नहीं कर सकते, चार्ज का अल्टरेशन नहीं कर सकते, यानी 149 से 34 नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों में इसेंशियल एलिमेंट अलग अलग है, उसकी लायबिलिटी अलग अलग है, ज्वाइंट लायबिलिटी अलग बनती है। ये सिस्टम होता है। अगर हमने ऐसा कर दिया तो बेसिकली क्या होता है कि भाई हमने प्रिजुडिस कर दिया। अब एक चीज और यहां समझिए, अब आप कहेंगे सर ये तो फ्रीक्वेंटली होता है आज के डेट में, और बिल्कुल सही बात होता है, लेकिन वहां पर अगर आप ध्यान से कभी पढ़ना वैसे जजमेंट्स को जहां पर कि कन्वर्ट किया गया, कभी मौका मिले तो समझने के लिए, या आपकी क्यूरियोसिटी वैसी हो जाए तो, वैसे कंडीशन में क्या होगा, जरूर कहीं ना कहीं एविडेंस ऑन रिकॉर्ड होगा। एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कहने का मतलब या तो किसी गवाह ने कुछ ऐसा बोला होगा, या तो कहीं सीसीटीवी फुटेज में होगा, या तो कहीं कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई, कुछ भी ऐसा एविडेंस होगा ऑन रिकॉर्ड जिससे ये साफ साफ पता चल सकता है या पता चलता होगा कि एकदम एक ही पर्सन था, अपीलांट, जो कि मारना चाहता था। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि कोई एक्स नाम का पर्सन है, इसके 6 दोस्त हैं, इसको मिलाकर के 7 हो गए, एक्स को मिलाया तो टोटल नंबर 7 पर्सन हो गए। ये सब कहते हैं कि देखो भाई ये जो है मोहल्ला खराब कर रहा है, हम लोग एक बंदे को चल के वाई को पीटेंगे, सिर्फ उसको 2-4 थप्पड़ लगा के धमकी वमकी दे करके चले आएंगे। अब क्या है, यहाँ पर 2 चीजें होंगी। एक्स जो है चुपचाप अपने पास एक पिस्टल रखता है,
अब ये पिस्टल एक्स के पास है, ये बाकी के 6 लोगों को जानकारी बिल्कुल भी नहीं। ये चुपचाप सबसे छिपा करके अपने पास पिस्टल रखा, किसी को नहीं बताता है। सबको बस इतना बताता है कि बाई नाम के पर्सन को जाके थोड़ा धमकाना है, थोड़ा बहुत हाथ पे तो मतलब पीट पाट देना है, थोड़ा बहुत एक आध थप्पड़ पड़ लगा के डरा के चले आना है। ठीक है, ये सोसाइटी में बहुत तंग तबाह कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है इसीलिए। अब ये सातों लोग निकल के जाते हैं वाई के घर पे। वाई के घर पे जाते हैं, दोनों के बीच में अल्टरकेशन होता है, झगड़ा होता है, बातचीत होती है, फिर हीटेड आर्गुमेंट होता है। उसी बीच में क्या होता है, जब बहसबाजी ज्यादा चलती है, भाई ने एक्स को धक्का दे दिया। जैसे भाई ने एक्स को धक्का दे दिया, एक्स ने अपनी कमर से पिस्टल निकाली और भाई को ठोक दिया। अब एक्स ने कमर से पिस्टल निकाली और भाई को ठोक दिया, तो क्या एक्स के एक्ट के लिए बाकी के 6 लोग भी 302 के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? बिकॉज वाई उसी समय ऑन द स्पॉट मर गया, क्योंकि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी खोपड़ी में मार दिया था। So now the question here is whether these 6 people are also liable for this act under section 302। 302 के मामले के लिए इनको हम लाइबल कर सकते हैं, जब इनके पास इंटेंशन नहीं था, मोटिव नहीं था, ऑब्जेक्ट नहीं था, नॉलेज नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर यही बात थोड़ा सा पलट दे, वैसे वर्षा उल्टा कर दें इसको थोड़ा, मान लीजिए कि 6 में से 4 लोगों को पता था, 2 लोगों को नहीं पता था, या 3 लोगों को पता था कि एक्स के पास पिस्टल है और पिस्टल रखा है। सो देयर में भी ये चांस कि इसको मारा जा सकता है या मार दे सकता है, जैसा इसका गुस्सा एक्स का है, ये मार सकता है। तो बाकी के जो गवाह अगर हैं, यानी पर ये पर्सन हैं, तो या बाकी के यहाँ जो कोई सीन देखने वाला गवाह होगा, उसने अगर स्पेसिफिकली इसका नाम ले लिया कि नहीं इसने मारा, इंटेंशनली मारा, पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारा, तो ऑफकोर्स इंटेंशनली मारा, तो वैसे केस में सीन बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैं जो आपको बता रहा हूं, इसमें आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा, दोनों का एसेंशियल एलिमेंट एक नहीं होता है, अलग अलग होता है, दोनों की कहानी अलग अलग होती है। तो वहां पर जैसे आपको जस्ट पीछे वाला जो सूरजपाल का केस बताया, उसमें भी कहा गया कि भाई आप अगर उस तरीके से पहले से इंडिविजुअली चार्ज फ्रेम कर दिए होते, तो शायद अप्लांट जो है अपने तरीके से उन गवाहों का क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाता। यहां भी उसी तरह का कुछ सिमिलर केस है। ठीक है, अब एक और चीज बता रहा हूं, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ये ओवररूल नहीं हुआ है, कंप्लीटली इट वाज नॉट ओवररूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि जैसे कि एक केस आया था, बड़ा फेमस केस था, स्लैनले का केस है, स्टेट ऑफ एमपी। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे। उस केस में थोड़ा कुछ जजेस ने इसको डिसेंट किया, मतलब इससे हटे, लेकिन ये कंप्लीटली ओवररूल्ड नहीं हुआ है, इस चीज को मैं पहले कह दे रहा हूं। So this judgment has not been overruled by the Supreme Court. So Supreme Court supported the act actually. ठीक है, इसने सपोर्ट करा इस बात के लिए। यहां पर कोर्ट ने कहा कि ये प्रिजुडिस हुआ, तो यहां पर कारण क्या था वो सुनिए, कहां पर क्यों हुआ प्रिजुडिस, तो लिख सकते हैं। कोर्ट ने कहा शोइंग प्रिजुडिस, कोर्ट ने कहा प्रिजुडिस है। क्यों प्रिजुडिस है? बिकॉज, कारण भी मैं दे रहा हूं, बिकॉज even during the evidence, the attention, even during the attention of the accused had not been, देखिए वही बात आ रही है, ड्यूरिंग द एविडेंस यानी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा था, द अटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड हैड नॉट बीन ड्रॉन, यानी अक्यूज्ड को नहीं बताया गया कि तुमको हम स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं। इसको तो कहा गया कि बेटा तुम 149 का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है, मॉब का हिस्सा है। सो ड्यूरिंग द एविडेंस द अटेंशन ऑफ द अक्यूज्ड हैड नॉट बीन ड्रॉन टू हिज ओन पार्ट, टू हिज ओन पार्ट, उसके खुद के पार्ट पर इसको अटेंशन में नहीं लिया गया। इन द एक्चुअल किलिंग, in the actual killing, so that the accused had not the opportunity, to cross examine
वही बात आई, क्रॉस एग्जामिन द रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस, द रिलेवेंट प्रोसिक्यूशन विटनेस, पीडब्ल्यू कर रहा हूं तो विटनेसेस लिख ही देता हूं, विटनेसेस ऑन दिस पॉइंट, ऑन दिस पॉइंट, फुल स्टॉप। तो इस पॉइंट पर उसको फिर से मौका नहीं मिला। ओके, नाउ अब आपको खुद आइडिया लग रहा होगा कि किस तरीके से यहां पर होता है प्रिजुडिस। और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। अब ये वाला पार्ट अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। चलिए कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और केस और एक और एग्जांपल। इसमें भी आपको प्रिजुडिस का एग्जांपल दूंगा, इसलिए आराम से समझ लेना। तीसरा एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, कहते हैं एम नाम का एक पर्सन, मान लीजिए एम वाज चार्ज्ड विथ द ऑफेंस of abating R to cause the miscarriage, to cause the miscarriage resulting in death, resulting in death. So M was charged with the offense of abating R to cause the miscarriage resulting in death. मृत्यु हो गई, डेथ ऑफ ए कोई पर्सन है डिसीज्ड। सो एम का चार्ज हुआ, ऑफेंस क्या था, एबेटमेंट का। ध्यान से सुनिएगा, एम पर चार्ज लगा है कि उसने आर को एबेट किया टू कॉज द मिसकैरेज एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ ए। नाउ आगे सुनिए, इसमें जरा पैरा चेंज करके लिख रहा हूं ताकि कहीं कंफ्यूज ना करें। एट नो स्टेज, किसी भी स्टेज पर नहीं, एट नो स्टेज एम वाज, एम अक्यूज है यहां पर, एम वाज नोटिफाइड, यानी ट्रायल के किसी भी स्टेज पर एम को इस बात की जानकारी दी गई, एम वाज नोटिफाइड दैट, भाई आपको समझिए क्या निकल रहा है, जिस्ट क्या निकल रहा है, क्रक्स क्या निकल रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज क्यों फ्रेम करते हैं, कोर्ट चार्ज क्यों बनाता है। चार्ज इसलिए बनाया जाता है टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द अक्यूज्ड, देखो भैया तुम्हारे खिलाफ हम इन इन धाराओं के अंदर ट्रायल चलाने वाले हैं, हमें यह लगता है कि तुमने इन धाराओं के अंदर अपराध किया है। अब उसको बता दिया गया कि देखो बेटा तुमने इन इन धाराओं के अंदर, इन सेक्शंस के अंदर ऑफेंस कमिट किया है, तो अब तुम्हारी अपनी ये ड्यूटी बनती है कि तुम उन धाराओं के अंदर जो अपराध तुम्हारा हमारा शो हो रहा है उसका तुम डिफेंस कर सको। भाई उसको आप बताओगे ही नहीं कि बेटा तुमने कौन सा अपराध किया है और लपेट दोगे अकेले अकेले उसको वन साइडेड ले जाकर के, तो दिस इज नॉट जस्टिस। ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट हो गया ना, बियॉन्ड हो गया ना। जिस सेक्शन के लिए आपने उसको चार्ज फ्रेम नहीं किया, वो बताऊंगा आगे, कंट्रोवर्सी बहुत सारे दिमाग में चलेगी कि सर ऐड हो जाता है, अल्टरेशन हो जाता है, नोटिस देना, वो सब बताऊंगा। है चांस ऐड अल्टरेशन सब कब, लेकिन ऐड होता है उसका भी ग्राउंड है। तो यहां पर जब आप अक्यूज्ड को बताओगे ही नहीं कि तुमको इस अपराध के लिए हम ट्रायल चलाने वाले हैं या ट्रायल चलेगा, तो बेचारा डिफेंस कैसे लेगा, बेचारा कह रहे भी डिफेंस कैसे लेगा वो। तो वो डिफेंस ले सके और कंप्लीट जस्टिस हो सके दोनों साइड से। लॉ सही है, लॉ में गलती नहीं है, हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले जो जजेज हैं, लॉयर्स हैं, वो गड़बड़ करते हैं गांधी जी के चक्कर में, तो वो अलग कहानी है। सो नाउ एट नो स्टेज एम वाज नोटिफाइड दैट ही का मतलब हो गया एम, ठीक है, एम वुड बी ट्राइड, एम वुड बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस, एम वुड बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटिंग ए, यानी एबेटमेंट के लिए भी तुमको चार्ज किया जाएगा, तुम्हारा ट्रायल चलेगा, ये बात बेचारे को पता ही नहीं चली। सो वुड बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ एबेटिंग
ए हर सेल्फ महिला है, हर सेल्फ इन कॉजिंग द मिसकैरेज, इन कॉजिंग द मिसकैरेज, इन कॉजिंग द मिसकैरेज। अब इसमें क्या हेल्ड हुआ, मैं केस का नाम दे दूंगा अंत में, क्या हेल्ड होगा। अब यहीं से आपको फिर आइडिया लग गया होगा, दो एग्जांपल बता दिए। अगर आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे विथ पेशेंस, समझ रहे होंगे, नोटिंग कर रहे हो, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, फिर लॉजिक क्या लगेगा, क्यों ये प्रिजुडिस कर रहा है, क्यों कोर्ट ने चार्ज फ्रेम करा और कोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं नहीं तुम्हारा चार्ज गलत है, तुमने गलत तरीके से चार्ज फ्रेम कर दिया, विटिएट हो गया, प्रिजुडिस हो गया। क्योंकि प्रिजुडिस होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता। प्रिजुडिस हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसा सेक्शन नहीं कहा है। देखिए यहां पर क्या कहा है, इफेक्ट ऑफ एरर, नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस और द पर्टिकुलर्स। कहता है नो एरर इन स्टेटिंग ईदर द ऑफेंस, अपराध बताने में आपने गलती नहीं करनी है, यानी गलत सेक्शन नहीं लिखना है। इंग्रेडिएंट डालोगे 307 का, लिख दोगे 302, ये तो बहुत बड़ी गलती है, ये तो माफी के लायक ही नहीं। इंग्रेडिएंट डालोगे 326 आईपीसी का और लिखोगे 307, ये ब्लंडर है, ब्लंडर। सो ईदर दी ऑफेंस, आप ऑफेंस में गलती कर दो या उसके ब्यौरे में, यानी उसका इसेंशियल एलिमेंट डालने में गलती कर दो। द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस और दोज पर्टिकुलर्स shall be regarded at any stage of the case material, case as material। अब ये सब ओमिशन है, यहां पर कर दिया, ये सब गलतियां हैं, यानी कि आपने ऑफेंस उठ करने में गलती करी, आपने उसका ब्यौरा डालने में गलती करी, आपने ऑफेंस का पूरा डिस्क्लोजर उसका ब्यौरा देने में गलती करी, तो कहते हैं कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा, जाओ कुछ नहीं होगा। जैसे डॉक्टर बोलता है ना बच्चे को, अरे कुछ नहीं होगा, इंजेक्शन लगा लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मच्छर काटेगा बस। So now shall be regarded at any stage of the case as material unless, फिर बोलता है थोड़ा तो दर्द होगा ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा दर्द होगा। So unless the accused was in fact misled by such error or omission and it has occasioned a failure of justice, द फेल्योर ऑफ जस्टिस। अब इसलिए यहाँ पर नोट, शॉर्ट नोट्स आया था गुजरात हायर जुडिशियल सर्विसेज में, फेल्योर ऑफ जस्टिस पर नोट लिखने के लिए आया था, 3 नंबर के लिए आया था कि फेल्योर ऑफ जस्टिस पर शॉर्ट नोट्स लिखिए। तो पता होना चाहिए कि फेल्योर ऑफ जस्टिस कहाँ कहाँ होता है। तो फेल्योर ऑफ जस्टिस का कोई कहानी नहीं लिखना है, आपको सीधा टेक्निकल पार्ट लिख देना है कि पूरे सीआरपीसी में कहाँ कहाँ पर फेल्योर ऑफ जस्टिस हो सकता है, कहाँ कहाँ पर सीपीसी के अंदर फेल्योर ऑफ जस्टिस हो सकता है, वो पार्ट मेंशन करना होता है। ये नहीं कि सिर्फ कहानी लिख दें कि फेल्योर का मतलब ये होता है, जस्टिस का नहीं, क्यों होता है, कहां से होता है, जितना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं समराइज्ड वे में, वो होता है जब ऐसे वगैरह में आएगा या शॉर्ट नोट्स में आएगा। तो यहाँ आपको बता दिया, यहाँ पर क्या लिखा है, अनलेस फेल्योर ऑफ जस्टिस। तो अगर फेल्योर ऑफ जस्टिस होगा तो सब गड़बड़। फिर याद कीजिए 464 465, चलिए मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ, मैं उस पर भी अटका हूँ एक, और मैं आपको दिखाता हूँ, पहले उसको भी कंप्लीट कर लूंगा। ये रहा 464, क्या लिखा है देखिए, इफेक्ट ऑफ ओमिशन टू फ्रेम एब्सेंस और एरर इन चार्ज। क्या लिखा था, बहुत क्लियर लिखा है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। शैल बी डिम्ड इनवैलिड मियरली ऑन द ग्राउंड सो 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 सो, यहां पर क्या लिख दिया, अनलेस इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील, अपीलेट कोर्ट को लगता है, कन्फर्मेशन और रिवीजन, यानी कि जब अपराध का कन्फर्मेशन, जैसे किसी को मर्डर के लिए मतलब किसी अक्यूज को सजा दे दी गई, डेथ सेंटेंस, और गया हाई कोर्ट कन्फर्मेशन के लिए, तो हाई कोर्ट ने वहां पर क्या कर दिया, देख लिया, अरे ये तो गलत सेक्शन के अंदर चार्ज फ्रेम कर दिया है। और रिवीजन, रिवीजन में अगर फेल्योर ऑफ जस्टिस होगा, इनफैक्ट हैज ओकेजन्ड देयर बाय, तो फिर पलट जाएगा मामला, फेल्योर ऑफ जस्टिस। अब यहाँ देखिए ये बता दिया है, फेल्योर ऑफ जस्टिस हैज इनफैक्ट ओकेजन। खैर अभी हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ अपने मुद्दे पे आते हैं। तो इस केस में क्या हेल्ड हुआ होगा, आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो इस केस में हेल्ड ये हुआ, द कन्विक्शन ऑफ एम, एम अक्यूज्ड है, एबेट करने के लिए, और उसमें मिसकैरेज हुआ, मृत्यु हो गई। सो द कन्विक्शन ऑफ एम अंडर सेक्शन 314/109, एबेटमेंट का सेक्शन 109 आ गया, आईपीसी फॉर हैविंग
abated, for having abated a, किस लिए? to cause miscarriage, to cause miscarriage। तो क्या कर दिया? was vitiated। क्यों भाई? बाय रीजन, रीजन क्या है वो सुनिए, रीजन ऑफ प्रिजुडिस। रीजन क्या है? रीजन ऑफ प्रिजुडिस। रीजन क्या है? ऑफ प्रिजुडिस, रीजन ऑफ प्रिजुडिस टू द अक्यूज्ड। यानी आप समझ लीजिए चार्ज कितना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वो ऊपर ऊपर का क्लास लेने से नहीं होगा, चार्ज इतना इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम क्लियर कट बता देना है। देख भाई अक्यूज, तेरे को इस अपराध के लिए ट्रायल में लपेटेंगे, सारे मामला तुम्हारे खिलाफ लेके आएंगे। सो टू द अक्यूज्ड हु एट द ट्रायल, who at the trial was engaged, who at the trial was engaged in his cross examination, in his cross examination of the prosecution witnesses only, PWs only, PWs only, to show that सर he थोड़ा सा had, नीचे करना था मैं कर दे रहा हूँ, ये जस्ट ए सेकंड में कर दे रहा हूँ, नथिंग टू डू विथ द को अक्यूज्ड, को अक्यूज्ड आर। ये हो गया फुल स्टॉप, ये हेल्ड हुआ, पूरा आराम से लिख लीजिए, कुछ भी छूटे बता देना। तो ये आपको मैंने सीधे डायरेक्टली आपको बता दिया कि कब कहां किस कंडीशन में प्रिजुडिस हो सकता है। और भी सिमिलर एग्जांपल ही होंगे, याद रखिए सब में ऑलमोस्ट यही कहानी होगी। मतलब प्रिजुडिस कब हो जाता है, इसका आपको सिंपल एक ज्ञान मिल गया कि प्रिजुडिस कब हो सकता है। प्रिजुडिस होने का मतलब, प्रिजुडिस शब्द का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिजुडिस? प्रिजुडिस कब हो जाएगा और प्रिजुडिस होने का मतलब क्या है? प्रिजुडिस का मतलब होता है पक्षपात, यानी जब हम किसी एक पार्टी को, एक पक्ष को फेवर कर दें और दूसरे पक्ष को गड्ढे में छोड़ दें गिरने के लिए। पक्षपात, हिंदी में उसको बोलते हैं पक्षपात, यानी किसी एक साइड को फेवर कर देना। तो यहां पर जो एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? आप अक्यूज्ड को नहीं बता रहे हो, यू आर नॉट टेलिंग द अक्यूज्ड कि भैया तुम्हारा ट्रायल किन सेक्शंस के अंदर चलने वाला है। जब आप अक्यूज्ड को नहीं बता रहे हो कि तुम्हारा ट्रायल किन सेक्शंस के अंदर चलने वाला है, किन अपराध के लिए हम तुमको कन्विक्ट कर सकते हैं, और आप प्रोसिक्यूशन के साइड से चल रहे हो और प्रोसिक्यूशन को कह रहे हो ठहरो बेटा तुम चुपचाप रहो, इसको चुपचाप दूसरे सेक्शंस के अंदर लपेट देंगे, इसको लंबे के लिए अंदर डाल देंगे। इसका मतलब क्या कर रहे हो? आप पक्षपात कर रहे हो। आपने क्या कर दिया? चार्ज फ्रेम करते समय आपने सिर्फ प्रोसिक्यूशन की बात सुनी, आप वन साइडेड हो गए, आपने पक्षपात किया, आपने प्रिजुडिस किया। और यहां पर प्रिजुडिस यानी किसके फेवर में चले गए? आप प्रोसिक्यूशन के फेवर में चले गए, आपने अक्यूज्ड को छोड़ दिया। तो एज ए जज इट इज नॉट योर ड्यूटी, एज ए जज योर ड्यूटी इज टू see both the parties, both party must be heard according to the principle of natural justice। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के आधार पर दोनों पार्टीज को आपको सुनना है। ये नहीं कि एक की बात सुन करके उसको फुला दो और दूसरे को गड्ढे में गिरा दो, नो नॉट एट ऑल। अगर दूसरे को आप गड्ढे में गिरा देते हो, एक पक्ष की बात सुनते हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? प्रिजुडिस हो जाएगा। और अगर प्रिजुडिस हो गया तो आपका बनाया हुआ चार्ज खत्म, ट्रायल वेटिएट कर जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया कहां कब किस कंडीशन में प्रिजुडिस होता है। अगर आपको इसका केस का नाम लिखने की इच्छा है तो आप लिख सकते हो, मदन राज। मैं केस का नाम भी बता दे रहा हूं, जिनको कभी पढ़ने के मन करे तो पढ़ लेना। MADAN मदन, RAJ राज, भान प्लारी, BHAN भान प्लारी। देखिए मोस्टली ये राजस्थान से ही ऐसे केसेस होते हैं, मिसकैरेज वाले, ठीक है, वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इसका साइटेशन है AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट 436। चलिए
अब एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूँ, काफी रहेगा, एग्जांपल बहुत है, करीब के 20-25 एग्जांपल है, तो उतना एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल से ही भर जाएगा, नहीं तो एक लास्ट एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ठीक है। कितने एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर कितना है, फोर्थ, तो ये फोर्थ ले लेते हैं, थर्ड है, फोर्थ दे देते हैं एग्जांपल तो नंबर। सर, हाँ जी बोलिए मैडम। सर थर्ड वाले एग्जाम्पल में क्या मतलब प्रिजुडिस हो गया सर? प्रिजुडिस हो गया कि यहाँ पर जो हमारा अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड कौन है, एम हमारा अक्यूज्ड है, हमने अक्यूज्ड एम को एबेटमेंट के सेक्शन के लिए इसको यहाँ पर चार्ज नहीं बताया और कन्विक्ट कर दिया। देखिए कन्विक्शन आपको क्या पकड़ना होता है, आपको ये पकड़ना होता है कि कन्विक्शन किस सेक्शन के लिए हुआ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, आपको एकदम सर यहाँ क्लियर। तो लिखा हुआ है ना, एम वाज चार्ज विद द ऑफेंस अबेटिंग आर। वही तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, रुकिए ना, उसी पे आ रहा हूँ, आपको आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको मैं पहले एक चीज बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। हमें क्या करना होता है प्रैक्टिकल में, हमें सबसे पहले देखना होता है कि भाई कन्विक्शन किस अपराध के लिए हुआ, फाइनली अक्यूज को किस सेक्शन के लिए कन्विक्ट किया गया, जिस सेक्शन के लिए कन्विक्ट किया गया, क्या उस सेक्शन के लिए चार्ज फ्रेम किया गया था, नंबर 1। अगर हाँ उसके लिए चार्ज फ्रेम किया गया था, तब तो देखेंगे कि क्या जो विटनेसेज आए, यानी कि जो ट्रायल के दौरान जो गवाह आए, क्या उन्होंने उस अपराध के लिए कोई एविडेंस दिया, कोई ऐसी बात रखी जिससे यह साबित होता है कि हाँ अक्यूज्ड के खिलाफ मामला बनता था और अक्यूज्ड को राइटली कन्विक्ट किया गया। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि अगर कन्विक्शन किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हुआ और उसका चार्ज फ्रेम नहीं किया गया, तो भी उसको हम उसके लिए कन्विक्ट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन द कंडीशन हियर इज कि ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने ऐसा शो करना चाहिए या ऐसा बताना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि ऐसा अपराध हुआ था। अगर वो ऐसा नहीं बता पाए किसी भी स्टेज पर, तो फिर उस कंडीशन में ट्रायल वेटिएट कर जाएगा, प्रिजुडिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी स्टेज पर गवाहों को नहीं, गवाह ने नहीं बताया, तो फिर अक्यूज्ड को मौका नहीं मिलेगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, और अक्यूज्ड अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पाता है उनके गवाहों को, तो वो प्रॉपर डिफेंस नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर डिफेंस नहीं होगा तो अगेन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बियॉन्ड चला गया। अब आइए इस केस की बात कर लेते हैं, पहले इस केस को समझ लीजिए, चलिए अच्छी बात है, इसको भी मैं थोड़ा और डिटेल से बता देता हूँ। देखिए यहां पर मैटर क्या लिख रहा है, एम वाज चार्ज विथ द ऑफेंस ऑफ एबेटिंग आर to cause the miscarriage resulting in death of A। ठीक है, यहां पर आपने कहा, बहुत सही कहा, अभी मैं उसको भी ले लेता हूं, चार्ज्ड विथ द ऑफेंस ऑफ एबेटिंग आर, यानी एबेटमेंट करने के लिए, आर को एबेट करने के लिए, देखिए चार्ज विथ द ऑफेंस ऑफ एबेटिंग आर, आर ओके, टू कॉज द मिसकैरेज रिजल्टिंग इन डेथ ओके ऑफ ए। अब आइए आगे, at no stage M was notified that he यानी M would be tried for the offense of abetting A। अब जरा समझ में आ रही है बात, ध्यान से पढ़िए, अगर समझ में नहीं आया तो भी बोलिए, मेरे को तो लगता नहीं कि यस मुझे। सर, यहाँ पर मतलब ए को भी अबेट कर रहा है। यस, यही बात आपको पकड़ना था, यानी कि यहां पर इसको काट दीजिए, एम के ऊपर दो लोगों को एबेटमेंट का चार्ज बन गया, यानी उसने ए को भी एबेट किया और आर को एबेट किया। एक्चुअली आर को एबेट किया कि भैया तुम जाके ए को उकसाओ और वो मिसकैरेज करने जाए और उसमें मर गई है। तो यहां पर क्या किया गया कि एम को ए के एबेटमेंट के लिए, कि एम ने ए को भी एबेट किया था कि तुम जाके मिसकैरेज करवाओ, एबॉर्शन करवाओ, उसमें जाकर के ये फंसे। तो यहां अब आपको समझ में आ रहा है, इसलिए हम आराम से पढ़िए, कभी भी किसी चीज को एक बार दो बार पढ़ेंगे प्रॉब्लम होगा ही नहीं। यहां पर लिखा है ना, ही वुड बी ट्राइड, यहां पर क्या लिखा, एट नो स्टेज एम वाज नोटिफाइड, उस इसलिए तो पैरा चेंज किया था, मुझे नहीं लगा था कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन आ गया तो चलिए कोई नहीं बात। सर, ये तो हम देखे थे सर, ये हमको पता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी लगा कि क्यों ऐसा हो गया। हाँ तो अब समझ में आ रहा ना, इसीलिए जानबूझ के इसको पैरा चेंज करके लिखा था। खैर चलिए अच्छी बात है, ये हम लोग अलर्ट हैं इसीलिए तो समझ रहे हैं ना, और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो अलर्ट नहीं है वो तो सो रहा है। तो नाउ एट नो स्टेज एम वाज नोटिफाइड, एम को किसी भी स्टेज पर इस बात की जानकारी नहीं दी गई, उसको नॉलेज नहीं दिया गया कि उसको ए के एबेटमेंट के लिए भी चार्ज किया जाएगा।
आर के अबेटमेंट के लिए तो चार्ज किया गया, लेकिन ए के अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा कि नहीं ये नहीं बताया गया, और सीधे ए के अबेटमेंट के लिए उसको कन्विक्ट कर दिया गया। अब तो मामला क्लियर है, ठीक है। यस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल पर, इसलिए मुझे लगता है कि अब सही कर रहा हूं मैं। एक और एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 4, ये भी आपको प्रिजुडिस करेगा, पहले ही आपको एडवांस में इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, सीधा लिख दीजिए, व्हेन द चार्जेस when the charges were found when the charges were found against the accused when the charges were found against the accused only under section 324 IPC। क्या बोला? 324 IPC। ओके, चार्जेज वर फाउंड अगेंस्ट द अक्यूज्ड ओनली अंडर सेक्शन 324, यानी चार्ज फ्रेम किया गया सेक्शन 324 आईपीसी के लिए। आगे, कन्विक्शन अंडर सेक्शन 307 आईपीसी इज, मैं कैपिटल में लिख दे रहा हूं, नॉट सस्टेनेबल because the accused has been, क्या हो गया? accused prejudice होगा कि नहीं होगा? has been prejudiced, accused has been prejudiced by such conviction। accused क्या हो गया? ऐसे conviction से prejudiced हो गया without any charge under section 307 IPC। यानी कि आपको हर हालत में नोटिफाई करना है। आप इसमें आगे पढ़ेंगे ना, अल्टरेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज, तो अल्टरेशन एडिशन सब करिए, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, आप करते रहो, लेकिन आपको क्लियर कट बता देना है अक्यूज्ड को कि देखो भाई। इसीलिए ध्यान दीजिए, मैंने बताया था शुरू में ही, बीच में बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा तो। आप में से किसी ने पूछा था कि सर ट्रायल कहां से शुरू होता है, तो चार्ज जब बनना शुरू हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया, उसके बाद पीडब्ल्यू आते हैं, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस आए, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस ने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट किया। whether the prosecution witnesses had supported the case of the prosecution और hostile हो गए सबके सब या कुछ, ये देखना होता है। अब मान लीजिए कि सबके सब गवाहों ने प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट कर दिया, सबने सपोर्ट कर दिया, तो अब यहां पर इसका मतलब यह है कि इसका मतलब क्लियर निकल के आया कि अक्यूज्ड ने ही अपराध किया है। तो भाई जिस सेक्शन के लिए जो उन्होंने कहा गवाहों ने, उसी सेक्शन के लिए ना इसको आप चार्ज कर पाओगे। या चार्ज अगर किया है, सॉरी, चार्ज अगर जिस सेक्शन के लिए किया है, क्या उसी सेक्शन के लिए इन्होंने स्टेटमेंट में कुछ कहा है? मतलब अगर अगर चार्ज आपने किया 307 के लिए, तो क्या प्रोसिक्यूशन के गवाहों ने 307 के फेवर में स्टेटमेंट दिया है? अगर 307 आईपीसी के फेवर में स्टेटमेंट दिया है, तब तो आप बड़े मजे से अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर सकते हो। अगर लेकिन नहीं दिया है, तो आप 307 में उसके लिए उसको कन्विक्ट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए यहां पर हो सकता है कि 324, 326 ऐसे कुछ सेक्शंस लगे। अब इसके लिए आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने सिर्फ 307 सेक्शन के अंदर चार्ज फ्रेम किया, 307 आईपीसी के लिए सिर्फ चार्ज फ्रेम किया। आपने 324, 323 इन सब सेक्शंस के लिए चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जाके बाद में उसको कन्विक्ट कर देते हो, तो करिए ना, कोई मनाही नहीं है। लेकिन इसको कन्विक्ट करने के पहले, उस सेक्शन के पहले, यानी कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन का विटनेस खत्म हो जाएगा, यहां पर जज की ड्यूटी बनती है। यहां पर जज की ड्यूटी बनती है ये देखना कि भाई जो गवाह है उसने किस किस धारा के अंदर जाकर के बताया है, किस किस धारा को सपोर्ट किया है। यानी गवाहों के अनुसार, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के अनुसार अक्यूज ने किस किस सेक्शन के अंदर अपराध किया है, क्या उन सेक्शंस के अंदर भी ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए हमने इसको चार्ज नहीं किया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को।
क्या प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने उन स्टेटमेंट्स में, अपने स्टेटमेंट्स में उन सेक्शंस का जिक्र किया है जिसके लिए जज साहब ने चार्ज फ्रेम किया ही नहीं है? अगर चार्ज फ्रेम नहीं किया है और गवाहों ने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया है और सारे गवाह सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं जिसने किया है किया है किया है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पीडब्ल्यू, यानी कि प्रोसिक्यूशन विटनेसेस के स्टेटमेंट खत्म हो जाने के बाद अक्यूज्ड को आपको नोटिफाई करना पड़ेगा कि देखो भाई, सारे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस ने 307 के अलावा 326, 310, ये जो भी व्हाटएवर इट मे बी द सेक्शंस, उन सेक्शंस के अंदर तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। ये बात इसके नॉलेज में आनी चाहिए, उसको नोटिस में देना पड़ेगा। अगर आपने नोटिस दिया तो वो चीज हो सकती है कि हाँ, वो आगे अगर वो एप्लीकेशन डाले, रिकॉल कराए या ना कराए, वो पूछे। या तो फिर यहां पर एक और ऑप्शन होता है, वो भी मैं बताऊंगा, कि जब प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस चल रहे होते हैं तो नॉर्मली ऐसा हो नहीं पाता है प्रैक्टिकल में, इसलिए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पीडब्ल्यू होता है। तो अगर मान लीजिए कि पहले अगर कोई गवाह आया पीडब्ल्यू वन ने बोला 307 के अलावा 324 या 326 के बारे में बोल दिया, तो यहां पर अक्यूज्ड को तुरंत नोटिफाई कीजिए कि भाई देखो अक्यूज्ड, तुम्हारे खिलाफ 326 में भी मामला बन रहा है, वी हैव नॉट चार्ज्ड यू अंडर सेक्शन 326 ऑफ द आईपीसी। हमने 326 आईपीसी के लिए तुमको चार्ज फ्रेम नहीं किया है, बट ये गवाह तुमको 326 के लिए आरोपित करता है, ये कह रहा है कि तुमने 326 का भी अपराध किया है, सो व्हाट यू हैव टू से। अब यहां पर वो क्रॉस एग्जामिन कर लेगा उसी गवाह को। अगर मान लीजिए इसी तरीके से पीडब्ल्यू2 आ गया, पीडब्ल्यू2 कहता है 302 का मामला, अब आपने 302 के लिए उसको चार्ज ही नहीं फ्रेम करा, मान लीजिए। यहां पर ये मानने की बात नहीं, ऐसा होता है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, रफ एग्जांपल, ये होता है। सो अब पीडब्ल्यू2 आया, उसने 302 का मामला बना दिया और आपने 302 के अंदर चार्ज ही फ्रेम नहीं किया, तो क्या करेंगे आप? तो अक्यूज को बताना पड़ेगा, नोटिफिकेशन देना पड़ेगा कि देखो भाई, इस अक्यूज ने तो 302 का एलिगेशन लगा दिया तुम्हारे खिलाफ, अब तुमको क्या कहना है? हमने इसके लिए चार्ज फ्रेम नहीं किया है। तो अभी ये अक्यूज क्या करेगा? इसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। क्यों? क्योंकि वो डिफेंस कर सकता है ना, कि जो हो सकता है गवाह झूठ ना बोल दे, हो सकता है गवाह सिखाया पढ़ाया हुआ होगा, बढ़िया से प्रोफेशनल विटनेस होगा, पका पकाया विटनेस होगा, इस कदर आके स्टेटमेंट दे रहा है कि जज साहब को पकड़ में नहीं आ रहा, वकील साहब को समझ में नहीं आ रहा, बोले हाँ जी ये बोल रहा है, जो सच कह रहा है सब सच ही कह रहा है, जो कह रहा है सब सच कह रहा है, यानी 302 के अंदर जो कुछ भी कंटेंट है वो सब सही सही बता रहा है। और अगर इसको नहीं मौका दिया तो बिना मतलब का बेचारा फंस गया। मतलब एक गवाह आया, वो सफेद झूठ बोल रहा है, जज साहब की पकड़ से बाहर है, वकील साहब की पकड़ से बाहर है, यानी अक्यूज्ड के वकील साहब की पकड़ से बाहर है, और जिस सेक्शन के लिए हमने कम वक्त चार्ज फ्रेम नहीं किया उसके लिए आप कन्विक्ट कहोगे, आप क्या कहोगे? यही होता है, ये प्रैक्टिकल में यही करते हैं मजिस्ट्रेट नॉर्मली जजेस, सब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, 50% 30% ऐसा निकाल भी नहीं सकता मैं, लेकिन यही करते हैं कि भाई उस स्टेटमेंट, वो क्या कहेंगे, सो एंड सो पीडब्ल्यू2 ने 302 के लिए स्टेटमेंट दिया, 302 को सपोर्ट किया, चलो भैया 302 में कन्विक्ट कर देते हैं, और कन्विक्ट कर देते हैं, कन्विक्ट कर दिया, चार्ज फ्रेम नहीं किया, सजा हो गई। अब कोई बंदा उतना पैसे वाला है या जाएगा अपील लेके तो ठीक है, नहीं तो गया, जस्टिस गया तिल लेने। समझ में आ रहा है? ये हाँ तो सिस्टम सर, है। ये जरूरी नहीं ना है कि फॉर्मली मतलब चार्ज फ्रेम ही किया जाए, बस अक्यूज्ड को नॉलेज हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, लेकिन नॉलेज को, उसको नॉलेज देना जरूरी है। मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं कि आप उसको फॉर्मली चार्ज फ्रेम करो ही करो, बट एटलीस्ट यू हैव टू, एटलीस्ट इट इज कंपलसरी, इट इज मैंडेटरी टू इन्फॉर्म द अक्यूज्ड। आपको काम है, आपकी ड्यूटी है, उसको बता देना, तभी वो क्रॉस एग्जामिन करेगा ना, नहीं तो उसको मौका ही नहीं दिया, इसका मतलब आपने। गुड समझ रहे मॉर्निंग बात? सर। हाँ सर, बोलिए सर। तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड सर? रीजन टू बी रिकॉर्डेड मीन्स? नहीं, यहाँ पे क्या चार्ज, जैसे वो नई सेक्शंस कोई आ रही हैं, कंटेंट आ रहे हैं, उसको नोटिस कर दिया, उसको नोटिफाई कर दिया, जब तो कंटेंट ही नहीं उसको आ गया तो आप कहाँ से नोटिफाई करेंगे सर? नहीं, हाँ वही वही सर, कंटेंट। कंटेंट आ गया ना हम्म, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, विटनेस की तरफ से, हाँ, तो उसमें सर क्या इसको कहीं उसको वो करना पड़ेगा सर मेंशन? बिल्कुल बताना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा। चार्ज तो नहीं करेगा ना सर दोबारा फ्रेम? नहीं, चार्ज फ्रेम नहीं करेगा। अगर अगर आपके पास चार्ज ऐड करने का चांस है, आप बिफोर द साइनिंग ऑफ द जजमेंट, आप सेंटेंस पास करने के पहले आप कभी भी चार्ज बदल सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। जिस सेक्शन के अंदर आपने चार्ज फ्रेम नहीं किया उसके लिए कन्विक्शन भी कर सकते हैं, सब कुछ ओके है।
लेकिन द होल एंड सोल पॉइंट है इसको पता होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। लेकिन अक्यूज का नॉलेज में होना चाहिए। बस इसका मेन कंटेंशन अक्यूज के नॉलेज में होना चाहिए। अगर अक्यूज के नॉलेज में नहीं है तो उसने प्रेजुडिस हो proper जाएगा सर। हाँ, उसने डिफेंस नहीं किया, प्रॉपर डिफेंस नहीं हुआ, तो आपने क्या कर दिया, प्रोसिक्यूशन की बात सुनी, इसलिए ये प्रिजुडिस्ड मैटर है। और जब प्रिजुडिस होगा तो क्या होगा वो आपको पता है आपको। ओके चलिए, तो आई होप कि इतने सारे एग्जांपल सफिशिएंट है, ज्यादा एग्जांपल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से बता दिया। मैं कोशिश करता हूँ कि ये सेव हो जाए, जस्ट अ सेकंड, थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये जल्दी सेव नहीं होते भाई साहब, ये पीडीएफ नखरे वाले पीडीएफ हैं। ओके चलिए, अब आगे वाला जो टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक सेकंड होल्ड करिए। अगर मान लीजिए यहां पर एरर हो गया, सो व्हाट इज द रेमेडी, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल अगेंस्ट एरर। आपने गलती कर दी, चार्ज फ्रेम करने में एरर कर दिया, एक बात हो गई। अगर आपने ओमिशन कर दिया, दूसरी बात हो गई। आपने इरेगुलरिटी करी, तीसरी बात हो गई। आपने मिस ज्वाइंडर कर दिया, चौथी बात हो गई। सब अलग अलग है, सबको एक ही तराजू पर नहीं तौल देना, सब अलग अलग है। अब सोने को और सब्जी को एक ही तराजू पे थोड़े तभी तौलते हैं। कहने का मतलब सबका अलग अलग वैल्यू है, सबका अलग अलग मीनिंग है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जानना है। ठीक है, हमने गलतियां कर दी, सब कुछ सही है। ओ भाई, तो लटक ही गया ये तो पूरा। रेमेडीज कहीं फिर ना जाए, अगेंस्ट एरर, एरर के अगेंस्ट। ठीक है, दूसरा ओमिशन, तीसरा इरेगुलरिटी, चौथा मिस ज्वाइंडर। इसका मतलब रेमेडीज अगेंस्ट एरर ऑफ चार्जेस, ये सबको मैं मिला के लिख दे रहा हूं ऑफ चार्जेस। सो रेमेडीज, हमें रेमेडी देखनी है, ढूंढनी है कि अगर चार्ज फ्रेम करते वक्त एरर हो गया तो क्या रेमेडी मिलेगी, क्या है रेमेडी। अगर ओमिशन कर दिया, इरेगुलरिटी करी या मिस ज्वाइंडर कर दिया, तो व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। नाउ देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वन बाय वन, पहले आराम से समझिएगा। मैं कुछ सेक्शंस आपको अलग से ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सेक्शन ले लेते हैं पहले। सेव कर दो, हैंग करेगा ये, जस्ट सेकंड थोड़ा चलिए मैं ब्रेक दे देता हूँ 5-7 मिनट का, ये हैंग करने लग रहा है सेविंग के चक्कर में।